दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर में हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे, खनिजों के प्रकार के बारे में जानेंगे, खनिजों की उपस्थिति के बारे में समझेंगे, खनिज किस रूप में और कहाँ उपस्थित होते हैं, और यहाँ पर हम ऊर्जा संसाधन के बारे में जानेंगे, यानी कि ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं और ऊर्जा का संरक्षण कैसे किया जाता है। इस चैप्टर को हम एनिमेशन के माध्यम से आसान भाषा में अच्छी तरीके से समझेंगे। हम और आप अपने दैनिक जीवन में बहुत तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी वस्तुएं जो है खनिजों से बनी हुई होती हैं। एक छोटी सी सुई से लेकर के बहुमंजिला इमारत तक खनिज से बनी होती है। इसके अलावा रेलवे लाइन, औजार, मशीनें, कारें, बसें, रेलगाड़ियां और हवाई जहाज, ये सभी के सभी खनिज से बने होते हैं। हमारी पृथ्वी की भूर परपट्टी यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। यानी कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो है लो अयस्क, कोबाल्ट, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, अब्रक, पोटास, सल्फर, चांदी, सोना, प्लेटिनम, इस तरह के बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं और उनके चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ तक कि जो हम दंतमंजन का उपयोग करते हैं उसमें सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड, फॉस्फेट, फ्लोराइड, टाइटेनियम ऑक्साइड आदि जैसे खनिज पदार्थ होते हैं। यानी हम और आप जो भी टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें आपको सिलिका देखने को मिलता है, लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर देखने को मिलता है, इसमें फ्लोराइड भी उपलब्ध होता है और टाइटेनियम ऑक्साइड भी उपलब्ध होता है। ये सारे के सारे खनिज है जो हमारे दंतमंजन में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि हम जो खाना खाते हैं उसमें भी खनिज मौजूद होता है। जैसे कि जो हम दूध पीते हैं इसमें कैल्शियम मिलता है और ये कैल्शियम भी क्या है, एक खनिज है। हमारे कुल भोजन में खनिजों की मात्रा केवल 3% होती है, लेकिन उनका महत्व बहुत अधिक है। यदि खनिज ना हो तो हम बाकी के 99.7% भोजन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम जो टोटल भोजन करते हैं, कुल भोजन जो करते हैं, उसमें खनिज की मात्रा केवल 0.3% ही है। लेकिन ये 0.3% अगर खनिज नहीं होगा उस भोजन में, तो बाकी का जो 99.7% भोजन है वो सही तरीके से हम उपयोग में ही नहीं ले पाएंगे अपने शरीर के अंदर। अतः हम कह सकते हैं खनिज हमारे जीवन का एक अति आवश्यक भाग है, अनिवार्य भाग है। अभी तक हमने ये तो जान लिया कि खनिज का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। चलिए अब जानते हैं कि खनिज क्या होते हैं। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। भूवैज्ञानिक कहते हैं जो खनिज है ये प्रकृति में अपने आप बनता है, अपने आप मिलता है और ये समरूप तत्व होता है और इसकी एक जो है निश्चित आंतरिक संरचना होती है, यानी कि एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित होता है। यानी हमारी पृथ्वी पर जो भी खनिज मिलते हैं उसमें सबसे कठोर हीरा भी पाया जाता है और सबसे नरम खनिज जो है वो चूना भी पाया जाता है। हमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि जो भूगोलविद हैं और भूवैज्ञानिक है इसमें अंतर क्या होता है। देखिए, दोनों ही भौगोलिक चीजों का अध्ययन करते हैं और इसमें छोटा सा एक अंतर होता है। भूगोलविद जो है वो भू आकृतियों की बेहतर जानकारी के लिए पृथ्वी की ऊपरी परत में पाए जाने वाले खनिज संसाधनों के वितरण व खनिज से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं। यानी जो भूगोलविद हैं वो भू आकृतियों की जानकारी पे ज्यादा शोध करते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत पर जो खनिज संसाधन है वो उसका वितरण कैसे, यानी कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और वो खनिज कितने आर्थिक रूप से महंगे हैं, इन सब की जानकारी में ज्यादा रुचि रखते हैं। वहीं अगर भूवैज्ञानिक की बात करें तो भूवैज्ञानिक जो है खनिजों के निर्माण प्रक्रिया, उनकी आयु और भौतिक व रासायनिक संरचना का अध्ययन करते हैं। यानी भूवैज्ञानिक क्या करते हैं, खनिज कैसे बनता है उसके बारे में पता लगाते हैं, खनिज कितने पुराने हैं इसके बारे में पता करते हैं, और खनिज जो है दिखने में कैसे होंगे और उसकी रासायनिक संरचना यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा इसके ऊपर अध्ययन करते हैं भूवैज्ञानिक। अब हम बात करते हैं खनिजों के वर्गीकरण के बारे में, यानी खनिजों को किन किन भागों में विभाजित किया गया है। तो सामान्य और वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक उद्देश्य के लिए खनिज को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला जो है वो धात्विक खनिज है, दूसरा अधात्विक खनिज है और तीसरा जो है ऊर्जा खनिज है। धात्विक खनिजों को फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है लोह खनिज, दूसरा है अलोह खनिज और तीसरा जो है वो है बहुमूल्य खनिज। लोह खनिज जो है इसमें लोहे का अंश होता है, यानी कि इसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, जैसे कि लोह अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट आदि। और जो अलोह खनिज हैं इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती, यानी कि लोहे का अंश नहीं होता है, जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइड आदि। और बहुमूल्य खनिज वो खनिज होते हैं जो बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। और अधात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, यानी वो धातु से नहीं बने होते हैं, जैसे कि अब्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर आदि। और ऊर्जा खनिज की बात करें तो वो खनिज होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। इन सभी के बारे में हम
अच्छे तरीके से आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं खनिजों की उपलब्धता के बारे में, यानी कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं। खनिज हमेशा प्रकृति में अयस्क के रूप में अशुद्धियों के साथ मिश्रित मिलते हैं, यानी कि जो अपना खनिज है वो अयस्क के रूप में मिलता है। जैसे कि ये अयस्क है, इसमें खनिज भी है और अशुद्धियां भी हैं। तो वैज्ञानिक विधि से हम क्या करते हैं, इस अयस्क में से जो हमें जरूरत है उस खनिज को निकाल लेते हैं, और जो अशुद्धियां इसके साथ में जो अन्य तत्व मिले हुए हैं उसको अलग कर लेते हैं। तो प्रकृति में हमेशा जो खनिज है वो अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं अयस्क उन प्राकृतिक पदार्थों को कहते हैं जिनसे किसी खनिज को आसानी से और कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आया आपको? हम सभी जानते हैं कि जो खनिज है वो माइनिंग के द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि खनन के द्वारा प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि खनन क्या होता है। पृथ्वी के सतह या गर्भ यानी कि गहराई से धातुओं, अयस्कों तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहा जाता है। तो ये जो खनन है ये क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर भी हो सकता है और सतह के अंदर यानी कि गहराई में भी हो सकता है। वहां से अयस्क को, धातु को या अन्य उपयोगी खनिज को बाहर निकालते हैं, तो इसी प्रक्रिया को खनन यानी कि माइनिंग कहा जाता है। अब आपके पास दो स्थान है, एक स्थान जो कि कम खनिज वाला है और दूसरा स्थान जहां पर ज्यादा खनिज उपलब्ध है। आप बताइए कि सबसे उपयोगी स्थान कौन सा रहेगा जहां पे आप खनन करना चाहेंगे? तो हम सभी को पता है जहां पर अधिक खनिज मिलेगा वहीं पर हम खनन करेंगे, यानी कि हम कम खर्चे में अधिक से अधिक खनिज जहां पे प्राप्त होगा वहीं पर खनन कार्य को प्रारंभ करेंगे या खनन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए खनन वहीं करना चाहिए जहां अयस्क में खनिज पर्याप्त मात्रा में हो और उन्हें निकालना आर्थिक रूप से लाभदायक हो। समझ में आया आपको कि खनिज का खनन हम वहीं करेंगे जहां पर वो अयस्क में खनिज की मात्रा अधिक हो। जो अयस्क निकलेगा पृथ्वी से उसमें खनिज की मात्रा अधिक हो और उसको निकालने का हमारा जो खर्चा है वो भी कम हो और हमें लाभ अधिक से अधिक मिल पाए। पृथ्वी पर खनिज जो है वो हमें 5 रूपों में प्राप्त होता है। एक दरारों और शिराओं के रूप में, दूसरा परतों में बनने वाले खनिजों के रूप में, तीसरा जो है चट्टानों के अपघटन से बनने वाले खनिजों के रूप में, चौथा जलोढ़ जमाव के रूप में, और पांचवा जो है समुद्र से मिलने वाले खनिज के रूप में। तो इन 5 तरीकों से जो है खनिज हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध रहता है जहां से हमें खनिज प्राप्त होता है। तो इन सभी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला है दरारों और शिराओं में खनिज। अग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों और भ्रंशों में मिलते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे जो शिराएं हैं यानी कि जो पतली पतली दरार हैं इनको शिराएं कहा जाता है, और जो मोटा जमा हो जाता है उसको जमाव कहा जाता है। जब खनिज पिघली या गैस अवस्था में ऊपर आते हैं तो यह ठंडे होकर के जम जाते हैं। ये छोटे जमाव शिराओं के रूप में और बड़े जमाव जो है परत के रूप में पाए जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो छोटे जमाव हैं यानी कि जो दरारों में छोटे खनिज भरे हुए हैं ये शिराओं के रूप में प्राप्त होते हैं, और जो बड़े जमाव हैं जो जमे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर जैसे दिख रहे हैं आपको, वो जमाव जो है अलग तरह से होता है, ये परत के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा, इसी तरह शिराओं व जमाव के रूप में जो है प्राप्त होते हैं हमें। दूसरा है परतों में बनने वाले खनिज। कुछ खनिज अवसादी चट्टानों की परतों में पाए जाते हैं जो लंबे समय तक जमा होने और दबाव से बनते हैं, यानी कि बहुत समय तक वो जमा होते रहे और फिर दबाव यानी कि प्रेशर से वो बनने लगे। जैसे कि कोयला और कुछ लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव के कारण हुआ है या होता है। इसी तरह अन्य खनिज जैसे जिप्सम, नमक, पोटास और सोडियम आदि सूखे क्षेत्रों में पानी के वाष्पीकरण से बनते हैं, यानी कि जहां पर पानी था लेकिन वो वाष्प बन के उड़ गया और उस क्षेत्र जो है सूखे हो गए, वहां पर जिप्सम, नमक, पोटास और सोडियम इस तरह के जो है खनिज वहां पर पाए जाते हैं। और जो तीसरा है यह है चट्टानों के अपघटन से बनने वाले खनिज। इसमें क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं ये बारिश से, हवाओं से, धूल मिट्टी के कारण धीरे धीरे समय के प्रभाव से जो है झड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं, यानी कि इनका अपघटन होने लगता है। और जो अपघटन होने के बाद जो मिट्टी, रेत, धूल, पत्थर जो है वो नीचे चले जाते हैं और बचा हुआ जो यहाँ पर तत्व है खनिज का वो बच जाता है, और इसी तरह से हमें चट्टानों के अपघटन से खनिज मिलते हैं। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि जो है धरातलीय चट्टानों का अपघटन है, यानी जो भी चट्टान है वो अपघटित हो जाते हैं, यानी खत्म होने लगते हैं। जब चट्टानें घुलकर या टूटकर कमजोर हो जाती हैं तो कुछ अयस्क बच जाते हैं, यानी कि चट्टानें जब खत्म हो जाती हैं तो कुछ अयस्क बच जाते हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार से होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चट्टानों के अपघटन से मिलने वाले खनिजों में सबसे अधिक जो बॉक्साइट पाया जाता है। अगला है हमारा जलोढ़ जमाव से बनने वाले खनिज। नदियों की रेत या घाटियों में कुछ खनिज जमा हो जाते हैं जो बह करके आते हैं। ये जमाव प्लेसर जमाव के नाम से जाने जाते हैं, यानी जो ये खनिज आकर के जहां पे जमा हो जाते हैं, और इस जमा होने वाले खनिजों की पूरी जो मंडली है यानी कि पूरे जमाव को जो है प्लेसर जमाव कहा जाता है।
ये खनिज पानी से आसानी से घिसते नहीं है, यानी कि ये खत्म नहीं होते हैं, पानी में घिस करके घुल करके खत्म नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख हैं, जो हमें जलोढ़ जमाव के रूप में मिलते हैं। और हमारा जो पांचवा है वो समुद्र से मिलने वाले खनिज है। समुद्र के पानी में विशाल मात्रा में खनिज होते हैं, लेकिन फैले होने के कारण निकालना कठिन होता है। यानी कि जो खनिज है वो होते तो बहुत है, और समुद्र बहुत विशाल होता है। आप लोगों ने अगर समुद्र साक्षात देखा है तो आपको पता होगा कि समुद्र जहां तक देखोगे केवल पानी ही पानी दिखाई देता है, उसके आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो इस समुद्र में हमें विशाल मात्रा में जो है खनिज प्राप्त होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फैले रहते हैं, तो इनको निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज्यादातर समुद्री जल से ही प्राप्त होते हैं। तो जो नमक हम खाते हैं, ये नमक, मैग्नीशियम जो हम उपयोग करते हैं, ब्रोमाइन जो हम उपयोग करते हैं, ये समुद्री जल से ही हमें प्राप्त होता है। यहाँ तक कि समुद्र की तली में मैग्नीज के भंडार भी मिलते हैं। जो तल होता है समुद्र की गहराई में, जो मिट्टी होती है, वहां पर जाकर के जो हमारे खोजकर्ता है वो मैग्नीज के भंडार भी प्राप्त करते हैं, वहां से निकालते हैं मैग्नीज को। अभी अभी हमने खनन के बारे में जाना था कि खनन क्या होता है, और खनन का एक प्रकार है रेट होल खनन, यानी रेट होल माइनिंग। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे। भारत में अधिकांश खनिज सरकारी नियंत्रण में है, और इनका खनन सरकारी अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। तो भारत में जितने भी खनिज भंडार हैं उसमें से ज्यादातर सरकार के नियंत्रण में है, और सरकार जब तक मंजूरी नहीं देगी तो कोई भी वहां पे खनन कार्य शुरू नहीं कर सकता, यहाँ पे खुदाई नहीं कर सकता। लेकिन उत्तर पूर्वी भारत के कई जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों पर व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वामित्व पाया जाता है, यानी कि वहां के लोकल लोगों का, आदिवासियों का अधिकार पाया जाता है। मेघालय में कोयला, लो अयस्क, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट के विशाल भंडार पाए जाते हैं। यहाँ के जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा जमीन में बहुत सक्रिय और लंबी सुरंगें यानी कि छेद बना करके किया जाता है, जिसे रेट होल खनन कहते हैं। आया समझ में? हालांकि यह खनन विधि असुरक्षित और पर्यावरण के लिए हानिकारक मानी जाती है। इसी कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे अवैध घोषित किया है और इसे तुरंत बंद कर देने की सलाह दी है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ के आदिवासी लोग जो है पतली पतली सुरंगें बना करके खनन का कार्य करते हैं। इसे ही रेट होल माइनिंग कहते हैं, और इसको असुरक्षित घोषित करते हुए सरकार ने जो है इस पे एक पाबंदी लगा दी है और इसको अवैध घोषित कर दिया है, यानी कि प्रतिबंध करके अवैध घोषित कर दिया है। जो भारत है वो खनिज संसाधनों में अत्यधिक सौभाग्यशाली है, लेकिन इसका वितरण जो है यहाँ पे असमान है। यानी कि भारत में खनिज मात्रा तो बहुत है, यानी खनिज भंडार भी बहुत है, लेकिन इसका वितरण जो है जहां जहां पाए जाते हैं ये असमान है। जैसा कि आप इस मैप में देखेंगे तो आपको मिलेगा, जो ये आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। यहाँ के चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज और अब्रक के प्रमुख भंडार मिलते हैं। इसी तरह से आप जो ये क्षेत्र देख रहे हैं जो रेड कलर में है, यहाँ पर प्रायद्वीप के पश्चिमी यानी गुजरात और पूर्वी यानी कि असम किनारों की तलछटी चट्टानों में पेट्रोलियम यानी खनिज तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इसी तरह से जो आप पीला वाला येलो कलर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है राजस्थान में अनेक लौह अयस्क खनिज पाए जाते हैं। और इसी तरह से जो आप ग्रीन वाला जो कलर देख रहे हैं, यहाँ पर उत्तर भारत के जलोढ़ मैदानों में आर्थिक खनिज लगभग न के बराबर है, मतलब इस एरिया में खनिज है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं खनिज के मामले में भारत तो सौभाग्यशाली है ही, लेकिन यहाँ पर जो खनिजों का वितरण है वो समान तरीके से नहीं है। कहीं पर जो है कोयले ज्यादा मात्रा में है और कहीं पर जो पेट्रोलियम है वो ज्यादा मात्रा में है, और यहाँ पर देखा गया कि कहीं कहीं पर तो खनिज है ही नहीं। समझ में आया आपको? तो इस तरह से खनिजों का वितरण जो है वो असमान है भारत के अंदर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रायद्वीपीय चट्टानों में क्या मिल रहा है, पश्चिमी तट पे क्या मिल रहा है, पूर्वी तट में क्या मिल रहा है, राजस्थान में और उत्तर भारत के जलोढ़ मैदान में क्या क्या मिलता है। अभी ये वितरण को देखने के बाद हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि किसी भंडार की आर्थिक व्यवहार्यता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। यानी कि कोई भी भंडार है, खनिज भंडार है, उससे हमें कितना लाभ प्राप्त होगा, उसको कौन निर्धारित करता है? तो इसको तीन चीजें निर्धारित करती है, यानी कि तीन कारक जो है इसको प्रभावित करते हैं। पहला जो है अयस्क में खनिज की सांद्रता, यानी कि कोई जो अयस्क है उसमें खनिज कितनी मात्रा में है। यानी कि अयस्क में खनिज की मात्रा यानी कि सांद्रता अधिक होने पर कम अयस्क से अधिक खनिज प्राप्त होता है। यानी कि एक अयस्क है, ठीक है, जिसमें खनिज भी है और अन्य तत्व भी है, लेकिन उस अयस्क में खनिज की मात्रा अधिक है, तो ऑब्वियस सी बात है उस अयस्क को हम साफ करेंगे तो खनिज की मात्रा भी हमें अधिक प्राप्त होगी, ठीक है ना। यानी कि उच्च सांद्रता होगा तो अधिक लाभ हमें मिलेगा, खनिज अधिक उसमें होगा तो हमें अधिक लाभ मिलेगा। दूसरा कारक जो है निष्कर्षण में आसानी, यानी खनिज को जमीन से निकालने के लिए जो तकनीक हम प्रयोग करेंगे वो सरल हो, ठीक है, और उसमें कम से कम जो है लागत आए, यानी कि कम से कम पैसा लगे, तो ही वो भंडार आर्थिक रूप से व्यवहारिक
होंगे, यानी व्यवहार्यता को प्रभावित करता है। हमारा दूसरा कारक जो है निष्कर्षण में आसानी, यानी आसान और सस्ती तकनीक से अगर हम किसी खनिज को निकालते हैं तो हमें अधिक लाभ होता है। और तीसरा जो प्रभावित करता है कारक वो है बाजार से निकटता, यानी हमारा जो खनिज भंडार है वो कहाँ पर स्थित है। अगर वो बाजार के पास स्थित है तो परिवहन की लागत कम आएगी, जिससे निवेश और लाभ दोनों ही हमारे बढ़ जाएंगे। यानी बाजार निकट होगा तो परिवहन लागत कम होगी और अधिक लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं किसी भंडार की आर्थिक व्यवहार्यता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं, जिसमें पहला है अयस्क में खनिज की सांद्रता, दूसरा है निष्कर्षण में आसानी और तीसरा है बाजार से निकटता। आया समझ में आपको? अभी हमने कुछ समय खनिजों के वर्गीकरण के बारे में बात किया था, जिसकी खनिजों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, और मैंने ये कहा था कि हम आगे जाकर के इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं धात्विक खनिजों के बारे में। तो धात्विक खनिज में जो है सबसे पहले हम बात करते हैं लोह खनिज की। लोह खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें लोहे का अंश होता है, यानी लोहे की मात्रा पाई जाती है, जैसे कि लोह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट आदि। लोह खनिज कुल धात्विक खनिजों के उत्पादन मूल्य में 3/4 का योगदान करता है, यानी कि लोह खनिज जो है ना, कोई भी उत्पादन है उसमें 3/4 भाग जो है लोह खनिज का ही होता है। लोह खनिज धातु शोधन उद्योगों के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है, यानी कि जो भी धातु शोधन होता है, यानी धातु की शुद्धि करते हैं, तो उस उद्योग के विकास के लिए मुख्य रूप से लोह खनिज का ही उपयोग किया जाता है, यानी कि वो आधार है। समझ में आया आपको? देखिए, लोह खनिज होते तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन हमें केवल इन 2 प्रकार के बारे में पढ़ना है। एक जो है वो है लोह अयस्क और दूसरा जो है मैग्नीज। हमें इन दोनों के बारे में इसमें पढ़ना है। अभी हम लोह खनिज में सबसे पहले लोह अयस्क के बारे में जानेंगे। लोह अयस्क मूलभूत खनिज है और औद्योगिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। यानी मूलभूत खनिज का मतलब है ये बेसिक खनिज है जो कि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। भारत में लोह अयस्क के काफी प्रचुर संसाधन मौजूद हैं, यानी कि लोह अयस्क बहुत ही भारी मात्रा में भारत में पाया जाता है। भारत में उच्च गुणवत्ता वाले लोह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छे गुणवत्ता यानी कि अच्छी क्वालिटी वाले लोह अयस्क जो है, जिसको हम बहुत बेहतरीन मानते हैं, वो प्रचुर मात्रा में है यहाँ पर। और लोह अयस्क जो है ना, ये लोह अयस्क ये भी कई तरह के होते हैं, जिसमें मेन जो 2 होते हैं वो होता है एक मैग्नेटाइट और दूसरा जो होता है वो हेमेटाइट है। मैग्नेटाइट सर्वोच्चम प्रकार का लोह अयस्क है। इसमें 70% लोहांश पाया जाता है, यानी कि 70% लोहे का अंश पाया जाता है। मैग्नेटाइट में सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो इसे विशेष रूप से विद्युत उद्योगों में उपयोगी बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब 70% लोहे का अंश होगा तो इसमें चुंबकीय गुण अधिक से अधिक होगा और ये विद्युत का जो है क्या होगा, सुचालक होगा, इसलिए विद्युत उद्योगों में इसको सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। वहीं हेमेटाइट की बात करें तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग होता है, उपभोग होता है। इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। हेमेटाइट में 50 से 60% तक लोहांश पाया जाता है, यानी लोहे की मात्रा इसमें थोड़ी सी कम होती है। वर्ष 2018-2019 में लोह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन यानी कि 97% का उत्पादन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से ही प्राप्त हुआ। बाकी का बचा हुआ 3% जो है अन्य राज्यों से प्राप्त हुआ था। आया समझ में आपको? अब आपके किताब में यानी बुक में दिए हुए 2 टर्म को समझिए, एक कुदरे और दूसरा है बेलाडीला। कुदरे का अर्थ कन्नड़ में घोड़ा होता है। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित यह चोटी सचमुच घोड़े के मुख जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे कुदरे बोला जाता है, नहीं घोड़े की चोटी। और वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित ये पहाड़ियां बैल के डील यानी हम्प से मिलती जुलती है, इसलिए इन्हें बेलाडीला यानी कि बैल की डील कहा जाता है। बैल के पीठ के ऊपर आपने देखा होगा उठी हुई आकृति, उसे ही बैल की डील कहा जाता है। बेलाडीला इस टर्म का उपयोग किया गया है आपके बुक के अनुसार। चलिए अब हम जानते हैं भारत में लोह अयस्क की 4 प्रमुख पेटियों के बारे में, यानी कि जो भारत में 4 जगह पे लोह अयस्क पाए जाते हैं वो पेटियां कौन कौन सी, यानी कि भंडार कौन कौन से हैं। पहला जो है उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में मयूरभंज और केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ों या पहाड़ी खादानों के से उच्च गुणवत्ता वाले हेमेटाइट अयस्क निकाले जाते हैं। जो उड़ीसा और झारखंड पेटी है, यहाँ पर मयूरभंज और केंदुझर जिला है, वहां पर बादाम पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों की खादानों से जो है उच्च गुणवत्ता वाले हेमेटाइट अयस्क निकाले जाते हैं। झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोआमाडी की प्रसिद्ध खादानों से उच्च कोटि का हेमेटाइट अयस्क निकाला जाता है। तो जो झारखंड है वहां पर एक सिंहभूम जिला है और सिंहभूम जिले में एक जगह है गुआ और नोआमुंडी, वहां पर प्रसिद्ध खादानें हैं
जिसमें से उच्च कोटि का हेमेटाइट अयस्क प्राप्त होता है, जैसा कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। वहीं अगर दूसरी पेटी की बात करें तो वो है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की बेलाडीला पहाड़ियों में 14 उच्च गुणवत्ता वाले हेमेटाइट जमाव पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया बेलाडीला क्या होता है। बेलाडीला जो है बैल की डील, तो उसी के बारे में पहले मैंने बताया था, ताकि ये जब टर्म आए तो आपको समझ में आए कि बेलाडीला का मतलब क्या होता है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की बेलाडील पहाड़ियों में 14 उच्च गुणवत्ता वाले हेमेटाइट जमाव पाए जाते हैं, जहां पर हेमेटाइट के भंडार हैं, वो भी 14 जगह। इसमें इस्पात निर्माण के लिए आवश्यक उत्तम भौतिक गुण उपलब्ध है। जो वहां पर हेमेटाइट पाया जाता है, इससे इस्पात का निर्माण किया जाता है, और जो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है इस्पात निर्माण के लिए। इन खादानों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरी पेटी की, जिसका नाम है बल्लारी चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु तुमकुरु पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में सबसे प्रमुख और समृद्ध लौह अयस्क के प्रचुर भंडार संचित हैं, यानी कि मिलते हैं। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित कुदेरमुख की खादानें 100% निर्यात इकाई हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी अयस्क मिलते हैं, लौह अयस्क, वो सारे के सारे 100% क्या करते हैं, निर्यात किए जाते हैं। कुदेरमुख की खादानें दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक मानी जाती है। यहाँ से लौह अयस्क को स्लरी यानी कि गाढ़े घोल के रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु बंदरगाह भेजा जाता है। आया समझ में? पाइपलाइन के थ्रू जो है स्लज के रूप में, मतलब गाढ़ा गाढ़ा घोल के रूप में जो है पाइपलाइन में जैसे पानी जाता है, तो यही लौह अयस्क भी जो है स्लरी बना करके वहां से पाइपलाइन के द्वारा मंगलुरु बंदरगाह तक भेजा जाता है। और जो चौथी पेटी है वो है महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, लेकिन कुशल तकनीक के कारण इसका भरपूर उत्पादन किया जाता है। यानी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो इसका उत्पादन भी दनादन किया जाता है, बहुत विशाल मात्रा में जो है इसका उत्पादन किया जाता है। बल्कि हम जानते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे पास तकनीक है तो हम इसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करते हैं। इस खादान से प्राप्त लोहे को मारमा गांव बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। तो यहाँ से जो प्राप्त होता है लोहा, उसको मारमा गांव बंदरगाह से निर्यात कर दिया जाता है। तो हमने देखा ये वो 4 प्रमुख पेटियां हैं जहां पर लौह अयस्क के प्रचुर भंडार मौजूद हैं। एक है उड़ीसा झारखंड पेटी, दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, तीसरा है बल्लारी चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु तुमकुरु पेटी, और चौथा जो है महाराष्ट्र गोवा पेटी। इन चारों पेटियों से प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क जो है प्राप्त होता है। अब हम धातु खनिज के मैंगनीज के बारे में जानेंगे। मैंगनीज मुख्य रूप से इस्पात यानी कि स्टील और फेरो मैंगनीज मिश्र धातु के निर्माण में उपयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात यानी कि स्टील बनाने के लिए लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। समझे आप? यानी कि अगर आपको 1 टन स्टील बनाना है तो 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता पड़ेगी लोहे के साथ में। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट यानी कि रंग बनाने में भी किया जाता है। वर्ष 2000 और 2001 में उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। देश के कुल मैंगनीज उत्पादन का 1/3 भाग उड़ीसा से प्राप्त हुआ था, यानी 1/3 पोर्शन जो है केवल मैंगनीज जो है उड़ीसा से ही 2000 और 2001 के बीच में प्राप्त हुआ था। वर्ष 2018 और 2019 में मध्य प्रदेश मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश का योगदान 33% मैंगनीज उत्पादन में था वर्ष 2018-2019 में। अब हम बात करते हैं अलोह खनिज की। तो तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना, ये सब अलोह खनिज है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। भारत में अलोह खनिजों जैसे कि तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना की मात्रा और उत्पादन सीमित है, यानी कि बहुत लिमिटेड है, जो इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे पास है तो सही ये खनिज, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है, सीमित मात्रा में है। हमें अपने अलोह खनिजों के में जो है तांबा और बॉक्साइट, इन 2 के बारे में पढ़ना है। चलिए सबसे पहले हम तांबा के बारे में जानते हैं। भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन अपेक्षाकृत कम है, यानी कि इनका भंडार भी कम है और उत्पादन भी कम होता है। तांबा धातुवर्धे, तन्य और अच्छा ताप सुचालक होता है, इसलिए इसे बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में उपयोग किया जाता है। धातुवर्धे का मतलब होता है कि इसको पीट करके फैलाया जा सकता है। तो इससे क्या क्या बनता है? इससे तार बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने के लिए और रासायनिक उद्योगों में जो है तांबे का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानों से जो है देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन किया जाता है, और झारखंड का सिंहभूम जिला जो है
यहाँ पर भी तांबे का उत्पादन क्षेत्र पाया जाता है, ये भी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान की खेतड़ी खादानें तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही हैं, मतलब राजस्थान के खेतड़ी में भी तांबे की खानें थी जो कि काफी प्रसिद्ध थी। अब हम बात करते हैं बॉक्साइट की। हालांकि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, यानी कि बहुत सारे अयस्क हैं जिसमें एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु बॉक्साइट जो क्ले यानी कि मिट्टी जैसी चट्टान है उसमें एल्युमिना की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है और इसी से एल्युमिनियम का उत्पादन भी किया जाता है। यानी जो बॉक्साइट है, देखो अनेक खनिजों में जो है एल्युमिनियम मिलता है, लेकिन बॉक्साइट से जो है हमें एल्युमिनियम की मात्रा अधिक मिलती है। तो बॉक्साइट से क्या होता है, इससे एल्युमिना प्राप्त होता है और इस एल्युमिना के बाद हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है जो कि एक धातु है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। बॉक्साइट भंडारों का निर्माण एल्युमिनियम सिलिकेट से समृद्ध विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपक्षय यानी कि विघटन से होता है। तो बॉक्साइट का भंडार कैसे होता है, जो भी एल्युमिनियम सिलिकेट की अच्छी अच्छी पहाड़ी चट्टानें हैं, ठीक है, वो क्या है अवक्षय हो जाती हैं, धीरे धीरे समय के साथ जो है उनका अवक्षय होने लगता है, वो विघटित होती है, टूटती हैं, क्रैक होती हैं, धंसती हैं, तो वहां से जो है बॉक्साइट का निर्माण मिलता है देखने को। अभी हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक धात्वर्ध्यता भी पाई जाती है, यानी एल्युमिनियम को आप जो पीट करके फैला सकते हो, किसी भी शेप में ला सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें अत्यधिक धात्वर्ध्यता भी पाई जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा धातु जो है इसमें मिलता है। भारत में बॉक्साइट के भंडार मुख्यतः अमरकंटक पहाड़ या पठार, मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये 3 स्थान है जो मुख्य रूप से बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं, अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियां और बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्र। वर्ष 2018-2019 में उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य था। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, उड़ीसा का योगदान जो है 65% है। कौन से सन में, 2018-2019 के समय में। यहाँ कोरापुट जिले में स्थित पंचमपत माली भंडार राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट भंडार है। कहां पर, ये उड़ीसा में है, और उड़ीसा में जो कोरापुट है इस जिले के अंदर पंचमपत माली भंडार है, जो बॉक्साइट भंडार है, ये सबसे महत्वपूर्ण भंडार माना जाता है। चलिए एल्युमिनियम के बारे में एक रोचक जानकारी देता हूं मैं आपको कि जो एल्युमिनियम की खोज हुई थी उसके बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय ने अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुए हुक और बटन लगवा करके पहनने लगा, और जो अपने उसके खास मेहमान थे उन्हें एल्युमिनियम के बर्तन में जो है खाना परोसा जाता था, जबकि जो सामान्य मेहमान थे उन्हें सोने और चांदी के बर्तन में जो है खाना परोसा जाता था, क्योंकि उस समय एल्युमिनियम जो है शुरुआती समय में दुर्लभ था, बहुत ही मतलब महंगी धातु समझी जाती थी और बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता था, और सोना चांदी आम था, ठीक है ना। लेकिन 30 साल बाद एल्युमिनियम जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो गया और एल्युमिनियम आम हो गया, सस्ता हो गया। तो हुआ क्या कि पेरिस के भिखारियों के पास भी एल्युमिनियम के बर्तन पाए जाने लगे। तो ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है एल्युमिनियम के बारे में। तो दोस्तों अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो धात्विक खनिज के बारे में पढ़ा है। चलिए अब पढ़ते हैं हम अधात्विक खनिज के बारे में। तो अधात्विक खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें धात्विक गुण यानी कि चमक, चालकता, कठोरता नहीं पाया जाता, जैसे कि अभ्रक है और चूना पत्थर। इसके अलावा भी बहुत सारे अधात्विक खनिज होते हैं, लेकिन हम इन 2 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने सिलेबस में अभ्रक और चूना पत्थर के बारे में ही पढ़ना है। तो आप समझ चुके होंगे कि अधात्विक खनिज क्या होते हैं। ये प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, इनमें जो है धात्विक गुण जो धातुओं में पाया जाता है, जैसे चमक, चालकता, कठोरता, वो चीज इसमें नहीं पाई जाती है, अधात्विक खनिजों में नहीं पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभ्रक की। अभ्रक एक महत्वपूर्ण खनिज है जो प्लेटों या परतों यानी पत्रीकरण के रूप में पाया जाता है। इसे आसानी से बहुत पतली चादरों में विभाजित किया जा सकता है। इसकी परतें इतनी पतली होती हैं कि लगभग 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर की ऊंचाई में समाहित हो सकती है। इतनी पतली पतली बिल्कुल शीट होती है ये, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। कुछ ही सेंटीमीटर में इसकी 1000 परतें जो है लगाई जा सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी होता है और यह काले, हरे, लाल, पीले या भूरे रंग में भी पाया जाता है। अभ्रक में उच्च पैराविद्युत शक्ति, कम ऊर्जा ह्रास और उच्च वोल्टता को सहन करने की क्षमता होती है। इन्हीं गुणों के कारण इसका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में बहुत अधिक किया जाता है। समझे आप अभ्रक के बारे में। और ये है कुछ अभ्रक के प्रमुख भंडार और क्षेत्र, जैसे कि पहला है छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी किनारों पर अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। दूसरा जो है बिहार झारखंड के कोडरमा गया हजीराबाग पेटी है, वहां पर अभ्रक का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तीसरा जो है राजस्थान में अजमेर के आसपास भी अभ्रक उत्पादक क्षेत्र पाए जाते हैं। और चौथा जो है आंध्र प्रदेश की नल्लोर भी अभ्रक पेटी के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। अब हम बात करते हैं
चूना पत्थर की, जिसे खनिजी चट्टान या चट्टानी खनिज भी बोलते हैं। ठीक है, चूना पत्थर जो है खनिजी चट्टान या चट्टानी खनिज की श्रेणी में भी आता है। चूना पत्थर मुख्यतः कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकतर अवसादी चट्टानों में मिलता है। समझ में आया आपको? ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? अवसादी चट्टानों में। चूना पत्थर का उपयोग विशेष रूप से सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अगर इंडस्ट्री को सीमेंट बनाना है तो उसको विशेष रूप से चूना पत्थर चाहिए ही चाहिए, इसके बिना वो सीमेंट बनाने का प्रोग्राम शुरू ही नहीं कर सकता। इसके अलावा चूना पत्थर लोह प्रगलन की भट्टियों में अशुद्धियां हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। जहां पर लोहा गलाया जाता है वहां की भट्टियों में चूने पत्थर की आवश्यकता होती है, ताकि जो लोहा गलाया गया है उसमें जो अशुद्धियां हैं उनको अलग किया जा सके। यहाँ पर आप चित्र देखिए, इस चित्र से आपको एक जानकारी मिलेगी कि 2018-2019 में राजस्थान चूना पत्थर उत्पादन में सब राज्यों से आगे था। यहाँ पर राजस्थान में 20% चूना पत्थर का उत्पादन हुआ था वर्ष 2018-2019 में। अभी तक हमने खनिजों के बारे में जानकारी ली है और खनन को समझा है। तो खनन से होने वाले बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हैं। तो कौन कौन से दुष्प्रभाव है जो खनन से हमें देखने को मिलता है, चलिए जानते हैं। खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल और हानिकारक धुएं में सांस लेते हैं, जिससे वे फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जो खाद्यान्न में काम करते हैं लोग, वो क्या करते हैं कि वहां पे हमेशा काम करते हैं तो उनको धूल और हानिकारक धुएं में वो काम करते हैं। उस समय जब काम करते हैं तो धूल होता है वहां पे और हानिकारक धुएं भी निकलते रहते हैं, जिसमें वो सांस लेते हैं और सांस लेने की वजह से जो फेफड़े संबंधित बीमारियां हैं उनके वो शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा कोयले की खदानों में छत का गिरना, पानी का भर जाना और आग लग जाना, ऐसे खतरे आम माने जाते हैं। खनन का प्रभाव केवल श्रमिकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है खनन के द्वारा। खनन क्षेत्रों में जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। जो जल के स्रोत है जो खनन क्षेत्र में बसे हुए हैं, जो खनन करते समय उसके आसपास में जल के स्रोत हैं, वहां पर भी जो है वो जल स्रोत दूषित हो जाते हैं। खनन से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ और खनिज मलबा भूमि पर जमा हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का क्षरण यानी कि अवक्षय होता है और नदियों व नहरों का प्रदूषण जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए खनन को एक खतरनाक यानी किलर उद्योग बनने से रोकने के लिए कड़े सुरक्षा नियम और पर्यावरणीय कानून की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। ठीक है ना? खनन खतरनाक है और इस पे लगाम लगाने के लिए कड़े सुरक्षा नियम होने चाहिए और पर्यावरणीय कानून होने चाहिए। आया समझ में? खनन के ये बहुत सारे दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। चलिए हम अपने अगले टॉपिक में ये जानते हैं कि खनिजों का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए। हम अपने दैनिक जीवन, उद्योग और कृषि के लिए खनिज संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। आप जानते हैं कि हम अपने उद्योग में, कृषि के लिए और अपने दैनिक जीवन में केवल खनिजों का ही उपयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं। लेकिन धरती में खनिज संसाधनों की मात्रा बहुत सीमित है, यानी कि बहुत ही लिमिटेड है खनिज हमारी धरती में। खनन योग्य खनिज धरती की सतह यानी भूपटपट्टी पर बहुत कम यानी कि लगभग 1% ही है। खनिजों का निर्माण प्राकृतिक प्रक्रियाओं से होता है, जिसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि पहले मैग्मा और लावा बनता है, यानी ज्वालामुखी फूटता है, उसके बाद में वो ठंडा होकर के पर्वत बनता है, पर्वत का अवक्षय या अपरदन होता है, फिर दबाव और ताप के कारण जो है खनिजों का निर्माण होता है, जिसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। खनिज बनने की गति बहुत धीमी है, जबकि उनका उपयोग बहुत तेजी से हो रहा है। तो बनते तो खनिज बहुत स्लो है, लेकिन हम उसका उपयोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। इसलिए खनिज सीमित और अनवीनीकरण योग्य संसाधन भी है। ठीक है, समृद्ध खनिज भंडार हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये जल्दी समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि हम निर्माण कार्य में खनिजों का उपयोग करते हैं, उद्योग में खनिजों का उपयोग करते हैं, कृषि में खनिजों का उपयोग करते हैं, ऊर्जा में उपयोग करते हैं और प्रौद्योगिकी में भी खनिजों का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे खनन गहराई में होता है, खनिजों की गुणवत्ता कम हो जाती है और उन्हें निकालने की लागत बढ़ती जाती है। तो इस तरह से खनिजों का जो है संरक्षण करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि हम खनिजों का संरक्षण आखिर करें कैसे, उसके उपाय क्या हैं? चलिए जानते हैं खनिजों के संरक्षण के उपाय। खनिज संसाधनों को बचाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, जैसे खनिजों का संतुलित और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना चाहिए, यानी जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करें, अपव्यय और फिजूल खर्ची से बचें। उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कम गुणवत्ता वाले खनिजों या अयस्कों का भी उपयोग सही तरीके से हो सके। ठीक है, धातुओं का पूर्ण चक्रण और रद्दी धातुओं का दोबारा उपयोग करना चाहिए, यानी कि जो रद्दी हैं, स्क्रैप धातु हैं, उनको इकट्ठा करें और पुनः उपयोग करने से जो है खनिज की बचत होगी। खनिजों के स्थान पर विकल्प यानी सब्स्टिट्यूट का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि लकड़ी की जगह फ्लाई ऐश ईंटे का उपयोग करना चाहिए, स्टील की जगह प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए और तांबे की जगह हम एल्युमिनियम का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हमारे मन में एक ख्याल आएगा कि इन उपयोगों को करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं।
तो इन उपयोगों करने से खनिज संसाधनों का संरक्षण होगा, आर्थिक बचत होगी, पर्यावरण की रक्षा होगी, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतें पूरी होंगी और देश का सतत विकास होगा। तो इस तरह से जो हम खनिजों के संरक्षण के उपाय को अपना सकते हैं और देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। है समझ में? हमारा अगला टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। इस टॉपिक में हम ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे दैनिक जीवन के छोटे कार्यों से लेकर बड़े कार्यों के लिए ऊर्जा आवश्यक है। जैसे कि खाना पकाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, रोशनी और ताप के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, गाड़ियों के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, यहाँ तक कि उद्योगों में मशीनों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा संसाधनों को दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है। एक है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो ऊर्जा के साधन हैं जो हम पुराने समय से उपयोग करते आए हैं, जैसे कि लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली आदि। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो स्रोत हैं जो अभी आधुनिक तरीके में है, यानी आज के समय में उपयोग किए जा रहे हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, ये है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब कभी कभी मन में एक क्वेश्चन आता है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर क्या होता है। तो हम इस तरह से इन दोनों में अंतर कर सकते हैं कि परंपरागत ऊर्जा साधन जो है लंबे समय से हम उपयोग करते आए हैं और गैर परंपरागत साधन जो है ये आधुनिक तरीकों पर आधारित है। परंपरागत साधन जो है ये प्राय सीमित और समाप्त होने वाले होते हैं, जबकि गैर परंपरागत जो है ये नवीनीकरणीय योग्य संसाधन है। और परंपरागत साधन से जो है प्रदूषण अधिक होता है और गैर परंपरागत साधन से प्रदूषण कम होता है। बाकी हम उदाहरण देख चुके हैं। तो चलिए परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में। ग्रामीण भारत में आज भी लोग मुख्य रूप से लकड़ी और उपलों का उपयोग करते हैं। एक अनुमान के अनुसार गांवों में आज भी लगभग 70% से अधिक ऊर्जा लकड़ी और उपलों से ही प्राप्त किया जाता है। लेकिन अब जंगलों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे लकड़ी मिलना कठिन हो गया है। इसके अलावा उपलों का उपयोग भी कम करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि गोबर को जलाने के बजाय उसे खेतों में खाद के रूप में उपयोग करना अधिक लाभदायक होता है। तो इस तरह से जो है ये हमारे संसाधनों का उपयोग हो रहा है और धीरे धीरे जो है ये समाप्ति के कगार पे है, क्योंकि लकड़ी मिलना कठिन हो गया है, तो लकड़ी नहीं मिल पा रही है। और दूसरा जो है उपलों को जो है उपयोग कम करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि उपले जो है गोबर से बनते हैं और गोबर को जो है जलाने के बजाय अगर खाद्य के रूप में खेतों में छिड़क दिया जाए तो उत्पादन जो है अधिक लाभदायक होता है। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो है कोयला। जो भारत में है ना कोयला है ना, ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। देश की जरूरतों का बड़ा हिस्सा कोयले से ही पूरा होता है। कोयले का उपयोग बिजली बनाने में, यानी कोयले से बिजली बनाने में जो है उपयोग किया जाता है बोइलों का, जिससे हमारे घर, दफ्तर और शहरों तक बिजली पहुंचती है। उद्योगों को चलाने के लिए भी कोयले का उपयोग किया जाता है, जिसमें सीमेंट के कारखाने, इस्पात, कागज, चीनी के मिलें आदि शामिल होती हैं। घरेलू कार्यों में जो है खाना बनाने के लिए और अन्य कामों के लिए भी कोयले का उपयोग किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक कोयले पर निर्भर है, यानी कि हमारे जितनी भी जरूरतें हैं जो इंडस्ट्रियली रूप में जिससे हमें पैसा कमाने के लिए सहायता मिलती है, तो सारे के सारे चीजें जो है वो कोयले पर ही निर्भर है। कोयले का निर्माण लाखों साल पहले पेड़ पौधों के दबने और सड़ने से हुआ। दबाव, गहराई और समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। इन अनेक रूपों में पहला जो है वह है गुणवत्ता के आधार पर। तो गुणवत्ता के आधार पर जो है कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला जो है पिट कोयला, दूसरा है लिग्नाइट कोयला, तीसरा है बिटुमिनस कोयला और चौथा जो है एंथ्रेसाइट कोयला। दलदल में पेड़ पौधों के दबने और सड़ने से पहले पिट कोयला बनता है। सबसे पहले जो है पिट कोयला बनता है। कैसे बनता है? दलदल में पेड़ पौधों के दबने और सड़ने से सबसे पहले जो कोयला बनेगा वो बनेगा पिट कोयला। इसमें कार्बन कम और तथा नमी ज्यादा होती है। यह कम ऊर्जा देता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है लिग्नाइट कोयला बनता है, जो थोड़ा मुलायम और भूरे रंग का होता है। इसमें भी नमी ज्यादा होती है। भारत में तमिलनाडु के नवेली में इसका प्रमुख भंडार है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है लिग्नाइट कोयले का। जब कोयला गहराई में ज्यादा समय तक दबा रहता है तो वह बिटुमिनस कोयला बन जाता है, यानी कि कोयला जब ज्यादा समय तक गहराई में दबा रहेगा तो उसके बाद जो कोयला बनेगा वो बिटुमिनस कोयला बनेगा। यह सबसे अधिक लोकप्रिय कोयला है
जो उद्योगों में बहुत काम आता है। बिटुमिनस कोयले का प्रयोग लौह अयस्कों को शुद्ध करने और लोहे को गलाने में किया जाता है। चौथा जो है ये एंथ्रासाइट कोयला सबसे अंत में बनता है, जो सबसे कठोर और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है और यह सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। हमने ये समझ लिया कि गुणवत्ता के आधार पर कोयले के 4 प्रकार कौन कौन से हैं और इनकी जो है क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में कोयला जो है मुख्य रूप से 2 भूगर्भिक युगों में पाया जाता है। तो 2 भूगर्भिक युग कौन से हैं, यानी कि समय के हिसाब से 2 समय के हिसाब से पाए जाते हैं, 2 युग के हिसाब से पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं समय के आधार पर कोयला, यानी कि समय के आधार पर कोयले के 2 प्रकार हैं, यानी 2 युग हैं। एक जो है वो है गोंडवाना कोयला और दूसरा जो है वो है टर्शियरी कोयला। गोंडवाना कोयला 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक पुराना है। यह कोयला धातु शोधन के लिए अच्छा माना जाता है, यानी धातुओं को शुद्ध करने के लिए अच्छा माना जाता है। इस कोयले के प्रमुख भंडार दामोदर घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित हैं। झरिया, रानीगंज और बोकारो मुख्य कोयला क्षेत्र हैं, जहां से बड़ी मात्रा में कोयला निकाला जाता है। इसके अलावा गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा नदी घाटियों में भी इस कोयले के भंडार पाए जाते हैं। और समय के आधार पर जो दूसरा कोयला है वो है टर्सरी कोयला। ये लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है। इस कोयले के भंडार मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में टर्सरी कोयले के अच्छे भंडार मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि कोयला एक भारी यानी स्थूल पदार्थ है जो जलने पर राख बन जाता है और इसका वजन कम हो जाता है। यानी कोयला पहले स्टार्टिंग में अगर नहीं जला होगा तो वो भारी होता है, लेकिन जलने के बाद राख बन करके वो हल्का हो जाता है। इसलिए कोयले का उपयोग करने वाले भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह यानी कि थर्मल पावर प्लांट आमतौर पर कोयला खदानों के पास ही स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि कोयला भारी होता है तो इसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत अधिक होगा। तो जो कोयला खदान है जहाँ पे कोयला उत्पादन हो रहा है उसी के आसपास ही निकट ही उद्योगों को स्थापित किया जाता है जो कोयले का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। और जो ताप विद्युत गृह है, जो थर्मल पावर प्लांट है, उनको भी उनके आसपास ही स्थापित किया जाता है, ताकि कोयले को जो है कम लागत में वहां पर आसानी से और कम समय में पहुंचाया जा सके। समझ में आया आपको? अब अगला है हमारा पेट्रोलियम। तो भारत में कोयले के बाद पेट्रोलियम यानी खनिज तेल ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यानी कि कोयले के बाद दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम आता है। पेट्रोलियम का उपयोग ईंधन के रूप में, ताप और प्रकाश प्राप्त करने, मशीनों को चलाने के लिए स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में तथा अनेक उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तेल शोधन कारखाना यानी कि रिफाइनरी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इनके माध्यम से संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक और कई प्रकार के रसायन तैयार किए जाते हैं। भारत में पेट्रोलियम मुख्य रूप से टर्सरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। तो टर्सरी युग की चट्टानें हैं, उसके अंदर मुख्य रूप से तेल या खनिज जो तेल भंडार है और या पेट्रोलियम भंडार है वो पाए जाते हैं। पेट्रोलियम वलन यानी मुड़ी हुई चट्टानें और अपनत यानी उठी हुई संरचना और गुंबदों में फंसा होता है, जिन्हें तेल ट्रैप कहते हैं। देखिए इस चित्र को देखिए, आपको समझ में आएगा। ये जो है वलन है, वलन यानी कि मुड़ी हुई चट्टान है, ठीक है। और ये है अपनति यानी ऊपर उठी हुई संरचना है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ये वाली संरचना, ये गुंबद है, इसी में जो है पेट्रोलियम फंसा हुआ होता है। पेट्रोलियम प्राय चूना पत्थर, बालू पत्थर की परतों यानी सरंध्र में पाया जाता है, जिससे तेल प्रभावित हो सकता है। ये है सरंध्र जिससे तेल प्रभावित हो सकता है, ठीक है ना। ये चूना पत्थर का या बालू पत्थर की परत होती है। ऊपर और नीचे की परतें असरंध्र तेल को ऊपर उठने या नीचे रिसने से रोकती हैं। जो ऊपर और नीचे की परतें होती हैं उन्हें असरंध्र बोलते हैं, और ये परतें जो है तेल को ऊपर उठने या नीचे रिसने से रोकती है, ये है असरंध्र परतें। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण प्राय खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है, यानी कि पेट्रोलियम के ऊपर जस्ट जो है ये हल्की होती है पेट्रोलियम से, इसलिए पेट्रोलियम के ऊपर जो है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो इस तरह से आप चित्र को देख के समझ सकते हैं कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, या फिर ये पेट्रोलियम जो है किस तरह से किस जगह पे ट्रैप होता है, कहाँ पे पाया जाता है। भारत में पेट्रोलियम के प्रमुख क्षेत्र मुंबई हाई, गुजरात और असम है। गुजरात का अंकलेश्वर बहुत महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, जहां डिगबोई, नहरकटिया, मोरन, हुग रीजन जैसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र स्थित हैं। अगला है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण और स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। प्राकृतिक गैस आमतौर पर पेट्रोल के साथ या पेट्रोलियम के साथ जमीन के अंदर पाई जाती है। जैसा कि अभी भी आपने चित्र में देखा, यहाँ पे पेट्रोलियम है और पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर जो है प्राकृतिक गैस पाई जाती है पेट्रोलियम के साथ साथ में।
जब कच्चे तेल को यानी पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है तो यह गैस अपने आप अलग होकर के बाहर आ जाती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे बिजली बनाई जाती है और इसे उद्योगों में मशीनों को चलाने के लिए काम में लिया जाता है। प्राकृतिक गैस रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल प्राकृतिक गैस का उपयोग वाहनों में भी बढ़ रहा है, जिसे सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। घरों में खाना पकाने के लिए पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि यह साफ और सुविधाजनक है। पाइप्ड नेचुरल गैस का मतलब होता है ये पाइप के थ्रू आपके घर तक पहुंचता है, इसमें सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिलते हैं। इसके अलावा मुंबई हाई, खंबात की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी प्राकृतिक गैस के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। गेल द्वारा बनाई गई पहली हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एचवीजे क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लगभग 1700 किलोमीटर लंबी है, जो कि हजीरा से विजयपुर को और विजयपुर से जगदीशपुर को जोड़ती है। इस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बसीन के गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत के उर्वरक, बिजली और अन्य उद्योगों से जोड़ दिया है। जैसा कि आप लाल लाल लाइनें देख सकते हैं। इन पाइपलाइनों के कारण भारत में गैस बाजार का विकास बहुत तेजी से हुआ है। पहले जहां यह गैस पाइपलाइन नेटवर्क लगभग 1700 किलोमीटर तक सीमित था, अब यह बढ़ करके 18,500 किलोमीटर हो गया है। पहले कितना था? 1700, अब लगभग ये 18,500 किलोमीटर तक पहुंच गया है। जैसा कि आप भारत के इस नक्शे में देख सकते हैं पाइपलाइनों का कैसे वितरण हुआ है। आगे चलकर इसे पूरे देश में फैलाकर लगभग 34,000 किलोमीटर तक पहुंचाने की योजना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें 34,000 किलोमीटर पहुंचाने की योजना बनाई गई है, जिससे सभी गैस क्षेत्रों और उपभोक्ताओं को एक बड़े गैस ग्रिड से जोड़ा जा सकेगा, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल होंगे। तो यहाँ पर इस नक्शे में देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों को भी शामिल करने की यहाँ पर उपलब्धता दिखाई दे रही है कि हाँ, आने वाले समय में पूर्वांचल के राज्य भी इसमें जुड़ जाएंगे, पूर्वोत्तर राज्य भी जुड़ जाएंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम विद्युत के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आज के समय में विद्युत हमारे जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा है। जितना ज्यादा विद्युत किसी देश में प्रति व्यक्ति उपयोग होता है, उसे उतना ही विकसित माना जाता है। यानी कि जितना ज्यादा बिजली एक व्यक्ति यूज कर सकता है एक देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा, उतना ही उस देश को विकसित माना जाता है, यानी कि वो विकासशील ना होकर के विकसित देश है। विद्युत मुख्य रूप से दो तरीकों से बनाई जाती है। एक तरीका जो है उसे बोलते हैं जल विद्युत, जिसको हाइड्रो पावर बोलते हैं, और जो दूसरा तरीका है उसको बोलते हैं ताप विद्युत, यानी कि थर्मल पावर बोलते हैं। जल विद्युत में तेज बहते पानी का उपयोग किया जाता है। पानी की ताकत से टरबाइन यानी कि मशीन घुमाई जाती है, जिससे बिजली बनती है। यह एक नवीनीकरणीय स्रोत है, यानी कि नवीनीकरण संसाधन है। भारत में कई बड़ी परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी परियोजना और कोपिली हाइडल परियोजना आदि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विख्यात है, प्रमुख है। ताप विद्युत जो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें गर्मी पैदा होती है, इन ईंधनों से गर्मी पैदा होती है, जिससे टरबाइन घूमता है और बिजली बनती है। यह नवीनीकरण संसाधन है, इसमें प्रदूषण भी अधिक होता है। भारत में कई बड़े विद्युत तापगृह जैसे तलचेर, पांकी, नामरूप, उरण और नवेली आदि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, ये सब कुछ परंपरागत ऊर्जा संसाधनों यानी स्रोतों के बारे में पढ़ा है। चलिए अब हम पढ़ते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में, यानी संसाधन के बारे में। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा शामिल है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन प्रश्न एक उठता है कि जब हमारे पास परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, तो हमें गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता क्यों है? तो इसका बहुत ही सरल सा, सिंपल सा आंसर हम यहाँ पे समझ पाएंगे कि ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के कारण हमारा देश कोयला, तेल और गैस जैसे संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर हो गया है। मतलब गैस जैसे यहाँ पर संसाधनों पर अधिक निर्भर हो गया, ऊर्जा के संसाधनों पर अधिक निर्भर हो गया है। तेल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और भविष्य में इनके खत्म होने की संभावना भी है। इससे आगे चलकर ऊर्जा की कमी हो सकती है, जो देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा इन संसाधनों के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है, जिससे जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसी कारण जो हम कह सकते हैं कि हमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता है, क्योंकि ये आधुनिक है, नए हैं और इनसे प्रदूषण भी कम होता है।
इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के बारे में। परमाणु ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है, यानी कि जो भी परमाणु हैं उनके अणुओं की संरचना बदल देते हैं और उनके बदलने से जो ऊष्मा में जो काफी ऊर्जा मुक्त होती है, उसी के कारण जो विद्युत उत्पन्न होता है, तो उससे ही हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। यूरेनियम, थोरियम का प्रयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। अगला है हमारा सौर ऊर्जा। भारत एक गर्म यानी उष्ण कटिबंधीय देश है, जहां पूरे साल काफी धूप मिलती है, यानी बहुत ज्यादा धूप यहाँ पे देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग करने की बहुत अधिक संभावना है। सौर ऊर्जा सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। फोटोवोल्टाइक तकनीक यानी सोलर पैनल्स की मदद से सूर्य की रोशनी को सीधे बिजली में बदला जाता है। आजकल भारत के गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। देश के कई भागों में बड़े बड़े ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से गांवों में खाना बनाने और अन्य कामों के लिए लकड़ी और उपलों पर निर्भरता कम हो रही है, क्योंकि हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। फलस्वरूप सौर ऊर्जा के उपयोग का परिणाम यह होगा कि पर्यावरण संरक्षण में योगदान बढ़ेगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति हो पाएगी सौर ऊर्जा के उपयोग से। अगला जो है वो है हमारा पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा हवाएं चलती रहती हैं। पवन ऊर्जा हवा की शक्ति से बनाई जाती है। तेज हवा से पवन चक्कियां यानी कि विंड टरबाइन घूमती है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा क्षेत्र तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरै तक फैला हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी कई महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म हैं। नागरकोइल और जैसलमेर भारत में पवन ऊर्जा के सबसे अच्छे उपयोग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सबसे अधिक उपयोग यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे जो ऊर्जा बनती है पवन ऊर्जा से, उसका सबसे अधिक यहाँ पे उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बायोगैस। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस घरेलू उपयोग के लिए बनाई जाती है। इसे झाड़ियों, कृषि अपशिष्टों, पशुओं के गोबर और मानव अपशिष्ट से तैयार किया जाता है। जब ये जैविक पदार्थ सड़ते गलते हैं तब गैस उत्पन्न होती है, जिसे बायोगैस कहा जाता है। जो हमने झाड़ियां, कृषि अपशिष्ट डाला है, गोबर और जो मानव अपशिष्ट है, इन सभी अपशिष्टों को एक बंद आकृति के अंदर डाल दिया और वहां पे जब ये सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, तो एक गैस उत्पन्न होती है। उसी गैस को जो है बायोगैस कहा जाता है। बायोगैस की गर्मी देने की क्षमता जो है मिट्टी के तेल, उपलों और चारकोल से अधिक होती है। मतलब बायोगैस से जो आंच निकलती है वो मिट्टी के तेल से अधिक होती है, उपलों से अधिक होती है, चारकोल यानी कोयले से भी अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र जो है नगर पालिका, सहकारी समितियों और निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। यानी कि ये बायोगैस के जो संयंत्र है, जो मैकेनिज्म है, जो टेक्निकल सिस्टम है, ये नगर पालिका, सहकारिता और निजी स्तर पर ही लगाए जाते हैं। बायोगैस किसानों को दो प्रकार से लाभ देती है। एक जो है ईंधन यानी कि ऊर्जा के रूप में लाभ देती है, और दूसरा जो है अच्छे उर्वरक यानी खाद के रूप में लाभ देती है। यानी जब बायोगैस टंकी में डाल के ये अपशिष्ट पदार्थों को गलाते सड़ाते हैं तो इससे हमें ईंधन यानी कि ऊर्जा प्राप्त होती है, और जब ये अपशिष्ट पदार्थ सड़ने के बाद कुछ बच जाते हैं, जिनको निकाल करके खेतों में खाद के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। बायोगैस पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि इससे लकड़ी और उपलों का उपयोग कम होता है तथा पेड़ों की कटाई भी कम होती है। तो ये सब फायदे हैं बायोगैस ऊर्जा के। इसके अलावा इसके उपयोग से प्रदूषण भी कम होता है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। यानी कि हम खाद के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो इसकी जो क्षमता है मिट्टी की उपजाऊपन और बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र में आने वाली ज्वार भाटा यानी कि ऊंची और नीची लहरों की शक्ति से जो बिजली बनाई जाती है, जो विद्युत उत्पन्न की जाती है, उसे ही जो है हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इसमें समुद्र की सक्रिय खाड़ी पर बांध बनाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, समुद्र की जो सक्रिय जगह है वहां पर एक पतली सी बांध बनाई गई है। ठीक है। जब ऊंची ज्वार आती है तब समुद्र का पानी बांध के अंदर भर जाता है, फिर द्वार बंद कर दिए जाते हैं ताकि पानी बांध में जमा रहे। तो इस पानी को जमा करते जाते हैं। जब समुद्र का जल स्तर नीचे हो जाता है तब बांध का पानी पाइपों के माध्यम से बाहर छोड़ दिया जाता है और वहां पे लगी हुई टरबाइन जो है घूमने लगती है, जिससे जो है बिजली उत्पादन होने लगता है ना। बहता हुआ यह पानी टरबाइन को घुमाता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है, और सुंदरवन क्षेत्र जो कि पश्चिम बंगाल में है, और गंगा डेल्टा में ज्वारीय ऊर्जा के कई अच्छे स्थान हैं जहां पर यह उत्पन्न किया जाता है। अगला है हमारा भूतापीय ऊर्जा।
पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग करके उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को जो है भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग में बढ़ती गहराई के साथ बढ़ते तापमान के कारण उत्पन्न होती है। मतलब हम जितनी गहराई में जाते हैं उतना ज्यादा ताप जो है बढ़ता जाता है, तापमान बढ़ता जाता है और भूतापीय ऊर्जा जो है वहां पर भी उत्पन्न होती है। इसी कारण जहां भी भूतापीय मात्रा अधिक होती है वहां कम गहराई पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। मतलब जहां पर ये जमीन जो है बहुत ज्यादा गर्म है तो वहां पर गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे कम गहराई भी होगी तो भी अधिक तापमान मिल जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर का पानी है, वो चट्टानों से ऊष्मा यानी गर्मी का अवशोषण करके तप्त हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। यानी जो पत्थर है, आप कभी आपने अगर चप्पल नहीं पहनी है, आपने अपने छत पे गए होंगे तो छत पे जाने से आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके तलवे पैर पूरी तरह से जल गए। तो ऐसे ही क्षेत्र की बात हो रही है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर भूमिगत जल, जो जमीन के अंदर का पानी है, वो क्या होता है कि चट्टानों से ऊष्मा लेता है। जो पहाड़ हैं, चट्टान हैं, वो गर्म हो जाते हैं सूरज की रोशनी से, और गर्म होते होते वो जमीन के अंदर तक चट्टान होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जमीन के ऊपर ही है। तो जो उनकी गर्मी होती है वो धीरे धीरे जमीन के अंदर तक पहुंच जाती है और वहां से जो जमीन के अंदर पानी है वो क्या होता है, उस पहाड़ की ऊष्मा, उस चट्टान की ऊष्मा को ग्रहण करता है और वो गर्म हो जाता है, तप्त हो जाता है। ठीक है, जल इतना तप्त यानी कि गर्म हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है। गर्म होता है तो भाप बनता है और यह सतह की ओर उठता है और भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग करके टरबाइन को चलाने और विद्युत को उत्पन्न करने के लिए जो है किया जाता है। इसी भाप का उपयोग जो है टरबाइन को चलाने के लिए और विद्युत को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो भाप अभी जल से बना है। भूतापीय ऊर्जा के उपयोग के लिए भारत में 2 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पर्वतीय घाटी में स्थित है और दूसरी लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। हमने अभी तक परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में जान लिया। अब इनका संरक्षण जो है वो बहुत जरूरी है। तो इनका संरक्षण के लिए हम पढ़ते हैं ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। ऊर्जा हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार और घरों के कामों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास कार्य तेजी से बढ़े हैं, इसलिए ऊर्जा की मांग भी लगातार बढ़ गई है। क्योंकि विकास भी हुआ है तो जितना विकास होगा उतना ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा के कई स्रोत तो सीमित हैं। इसी कारण ऊर्जा संरक्षण यानी कि ऊर्जा कंजर्वेशन की आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है ऊर्जा का सोच समझ करके और सही तरीके से उपयोग करना। सतत विकास के लिए 2 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, ऊर्जा की बचत करना और दूसरी नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों यानी संसाधनों का प्रयोग करना, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस आदि। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम जो है किस तरह से ऊर्जा का संसाधन का जो है बचाव कर सकते हैं, तो निजी वाहन की जगह सार्वजनिक वाहन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे ऊर्जा की बचत होगी। ठीक है, जरूरत ना होने पर बिजली बंद रख दें तो भी हमारी ऊर्जा की बचत होगी। ठीक है, और बिजली बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करें तो भी ऊर्जा की बचत होगी। उसके अलावा जो है सौर ऊर्जा और अन्य गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को अपना करके जो है हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। वैसे तो ऊर्जा तो कभी बनाई भी नहीं जा सकती, नष्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि साइंस क्या कहता है, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन इसको उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता। तो हम पानी से बिजली बना सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा से जो है बिजली बना सकते हैं, तापीय ऊर्जा से बिजली बना सकते हैं, लेकिन कोई चीज नष्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऊर्जा की बचत यानी कि जो हम ऊर्जा बचा रहे हैं वही ऊर्जा उत्पादन है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो को आपने ढंग से तरीके से समझ लिया होगा और आसान भाषा में आपने जो है इसको समझने के बाद में जो है आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो रहा होगा। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी इसका फायदा होगा। और अधिक से अधिक जो है आपके वीडियो को हमने 3D एनिमेशन के माध्यम से बना दिया है, स्पष्ट कर दिया है। उनको आप देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, सारी की सारी वीडियोस जो हैं आपको उपलब्ध मिलेंगी, जिनको आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और भी वीडियोस जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।